नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है उत्साह। और उत्साह कविता के कविकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब निराला जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। निराला जी का जन्म पश्चिमी बंगाल की महिषादल रियासत में सन 1899 में हुआ। निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल के महिषादल रियासत में 1899 में हुआ। महिषादल जिले का नाम है और इनका जो मूल गांव था वो गढ़कोला जिला उन्नाव में उत्तर प्रदेश, आगे लिखा भी है। वे मूलतः उन्नाव के रहने वाले थे, अर्थात उत्तर प्रदेश में एक जिला उन्नाव है, वहाँ के ये रहने वाले थे, निवासी थे मूलतः। अर्थात इनके पूर्वज पश्चिम बंगाल के महिषादल रियासत से थे। उन्हें संस्कृत तथा अंग्रेजी घर पर सीखी। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी संस्कृत कहीं बाहर पढ़ने नहीं गए और ना ही अंग्रेजी बाहर पढ़ने गए, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी संस्कृत और अंग्रेजी घर पर सीखे। बंगाल में रहने के कारण बांग्ला पर उनका असाधारण अधिकार था। असाधारण मतलब कि साधारण नहीं, मतलब बंगाली भाषा, बांग्ला भाषा उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आती थी, क्योंकि उनके पूर्वज पश्चिम बंगाल के महिषादल रियासत से रहने वाले थे। उन्होंने हिंदी भाषा सरस्वती तथा मर्यादा पत्रिका से सीखी। हिंदी भाषा उन्होंने सरस्वती और मर्यादा पत्रिका, सरस्वती हजारी प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है और मर्यादा पत्रिका से इन्होंने सीखा। अब ये देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का चित्र है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं देख लीजिए। अनामिका हैं, परिमल हैं, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, बेला उनकी अमर कृतियां हैं। ठीक है। कहानी संग्रह में क्या है देख लीजिए। लिली, चतुरी, चमार, सुकुल की बीवी, सुकुल की बीवी। उपन्यास में क्या क्या है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, निबंध संग्रह, प्रबंध पद्य। निबंध संग्रह का नाम है प्रबंध पद्य। अब आइए आगे देखते हैं काव्यगत विशेषताएं इनकी क्या हैं। निराला जी छायावाद के आधार स्तंभों में से एक है। छायावाद आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक युग में एक युग छायावाद भी आता है। तो छायावाद युग में 4 कवि थे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो उन 4 कवियों में से निराला जी छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हैं। पहले उन्होंने प्रेम, प्रकृति चित्रण से संबंधित कविताएं लिखी। उन्होंने सबसे पहले प्रेम पर लिखा, फिर प्रकृति चित्रण से संबंधित कविताएं लिखी। बाद में वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए। बाद में वे प्रगतिवाद कविताएं भी लिखने लगे। प्रगतिवाद साहित्य के अंतर्गत उन्होंने शोषकों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। अब प्रगतिवादी साहित्य जितनी भी लिखी गई उस प्रगतिवादी युग में, तो उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो उनके विरुद्ध क्रांति का बिगुल, अर्थात हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी का बिगुल बजाते हुए उन्होंने प्रगतिवाद में साहित्यिक कविताएं लिखी। उनकी बादल राग कविता में क्रांति का स्वर गूंजा। बादल राग अर्थात उत्साह जो है वह बादल राग कविता से ही प्रेरित है। यह एक आह्वान गीत है, पुकारती है, जो कि क्रांति स्वर, आज़ादी की क्रांति के लिए यहाँ पर बादल राग कविता उन्होंने रची। अब इनकी भाषा शैली कैसी है आइए देख लेते हैं। भाषा शैली क्या है? निराला जी ने
भाव के अनुसार शिल्प में भी क्रांति की। निराला जी जैसे भाव उत्पन्न करते थे, कैसे भाव? क्रांति का भाव, ठीक है। उसी प्रकार शिल्प, जिस प्रकार से क्रांति का भाव उत्पन्न करने के लिए उन्होंने अच्छी अच्छी शिल्प लिखी, अर्थात अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी। उन्होंने छंद मुक्त कविताओं की रचना की। मुक्तक छंद, मुक्तक छंद के अगर कोई जन्मजात कवि कहलाए जाते हैं तो वह निराला जी हैं। मुक्तक छंद का मतलब होता है जहाँ पर दोहे, चौपाई, मात्रा, इन पर कोई प्रतिबंध ना हो, लघु गुरु को ध्यान में रखते हुए इन पर कोई प्रतिबंध ना हो, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। उनकी कविता में संगीत का सुर सुनाई देता है। जब वह कविताएं रचते थे तो संगीत का सुर सुनाई देता था। उन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया। वो उनकी जितनी भी कविताएं हैं उसमें संस्कृत निष्ठ शब्द अर्थात तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग किया। भाषा के कुशल प्रयोग से वे ध्वनियों के बिंब उठा देने में वे सक्षम थे। अर्थात उनमें हिंदी भाषा का इतना ज्ञान था और उस भाषा, हिंदी भाषा को इतने अच्छे से प्रयोग करते थे कि जो भी उनके गीतों को, उनकी कविताओं को, उनकी रचनाओं को पढ़ता था तो प्रयोग से ध्वनियों में बिंब उठा देने में सक्षम थे। अर्थात उनकी रचनाओं को पढ़ने से एक प्रेरणा मिलती थी, एक जोश आता था, एक क्रांति आती थी, क्रांति जगा देते थे। उन्होंने मानवीकरण अलंकारों का प्रचुर प्रयोग किया। मानवीकरण अलंकारों का तात्पर्य यहाँ से ये है कि जब प्रकृति और मनुष्य के बीच बातचीत चल रही हो, अर्थात हम बात कर रहे हों, कविताएं रची गई हों प्रकृति की, लेकिन वह संकेत कर रहे हों, सांकेतिक भाषा के माध्यम से मनुष्य को क्रांति की तरफ ले जाएं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जब प्रकृति और मनुष्य के बीच जो भी कविताएं लिखी जाती हैं या जो भी छंद लिखे जाते हैं उन्हें मानवीकरण अलंकार कहे जाते हैं। अब आइए उत्साह कविता पर चलते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब देखिए, इससे कविता पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ को जानने की कोशिश करेंगे। शब्दार्थ, घोर, घोर मतलब भयंकर। घोर का तात्पर्य क्या है, घोर का अर्थ क्या निकल रहा है, भावार्थ भयंकर। गगन, आकाश, गगन का अर्थ क्या है, आकाश। धराधर अर्थात बादल। धरा मीन्स होता है पृथ्वी और धराधर पृथ्वी को धारण करने वाला बादल, अर्थात पृथ्वी। धराधर का मैं एक अच्छा यहाँ पर आपको धराधर बादल क्यों धराधर को बादल से क्यों संबोधित या धराधर का अर्थ बादल क्यों है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि धरा मीन्स होती है पृथ्वी और धराधर पृथ्वी को धारण करने वाला, अर्थात पृथ्वी के में समुद्र है, समुद्र में पानी है, ठीक है, 1/3 हिस्से में पानी है। तो पानी जब सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो गर्म वाष्प बनकर ऊपर उड़ती हैं। जब ऊपर उड़ती हैं तो वह बादल का रूप धारण करती हैं और बादल का रूप धारण करने से उन बादलों में पानी होता है और पानी बादलों के कारण ही, गरजने के कारण ही पानी बरसता है और फिर वह जमीन पर अर्थात पृथ्वी पर गिरती हैं पानी की बूंदें। तो धराधार का मतलब होता है पानी की बूंदें, और पानी की बूंदें किसमें धारण होती हैं, कौन ग्रहण करता है, बादल। इसीलिए धराधार को बादल कहा गया है। ललित सुंदर, विद्युत छवि बिजली की शोभा, उर हृदय मन, उर मतलब हृदय, वज्र कठोर, नूतन नया या नई। अब आइए बादल गरजो, इसका यहाँ देखिए तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनाता है,
वह बादलों से कहता है कि ओ बादल तुम खूब गरजो, अर्थात तुम खूब गरजो, खूब गर्जना पैदा करो, कड़को, गड़गड़ाओ, तुम अपनी भयंकर गर्जना से इस आकाश को घेर लो। तुम्हारे केस कितने काले हैं, अर्थात काले घुंघराले बादल, तुम्हारे केस कितने काले हैं और घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान हैं। कवि बादलों से कहता है कि अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए ओ कवि, संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं से वज्र छिपाकर पूरे संसार में जोश का स्वर भर दो, बादल गरजो, गड़गड़ाओ। अब देखिए, आइए यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं। देखिए, बादल गरजो, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि बादल गरजो, खूब गरजो, खूब गरजो, अर्थात कड़कड़ाओ, बिजली उत्पन्न करो, घेर घेर घोर गगन, अर्थात गगन को चारों, आकाश को चारों तरफ से घेर लो, घेर घेर घोर, अर्थात बादल अपने भयंकर रूपों से आकाश को चारों तरफ से घेर लो। धराधर ओ बादल, ओ बादल, तुम बादल, ओ बादल, तुम अपने भयंकर काले पालों से गगन को घेर लो। ललित, ललित, अर्थात ललित का तात्पर्य देखिए यहाँ पर क्या है, ललित का तात्पर्य सुंदर, सुंदर सुंदर काले घुंघराले बादल, काले घुंघराले बादल, तुम चारों तरफ से इस आकाश को घेर लो। बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि, नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, बाल कल्पना अर्थात बच्चों की कल्पना के समान गर्जन करने वाले बादल, तुम अपने विद्युत छवि उर, अर्थात अपने हृदय से विद्युत उत्पन्न करो, बिजली उत्पन्न करो, बिजली को कड़काओ। ठीक है, और जब बिजली कड़काओगे तो जरूर ही पानी बरसेगा। इसका तात्पर्य इन्होंने, निराला जी का यह पसंदीदा विषय है बादल, और बादल को आह्वान भी कर रहे हैं। तो दो तरह के बदलाव को यहाँ पर दर्शाते हैं। पहला बदलाव तो बादलों के माध्यम से क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। अब क्रांति किसकी क्रांति लाने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग निराश हैं, हताश हैं, विश्वास खो चुके हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता में कह रहे हैं कि जीवन की एक, कह रहे हैं, निराला जी ने बोला कि जीवन को एक देने और अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात पहला, जो जीवन को खो चुके हैं तो उनमें नई उत्साह, या जो जीवन को खोने वाले हैं उनमें एक नई उत्साह की प्रेरणा भर रहे हैं। कवि बादलों के आने का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मानव जीवन में हताशा और निराशा बहुत रहती है, और ये सही बात है कि हमारा जीवन है, जीवन में हताशा और निराशा बहुत रहती है। अब हताशा और निराशा को कैसे दूर किया जाए, ये बादलों के माध्यम से बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें कभी घबराना नहीं चाहिए इन निराशा और हताशा से। कवि फिर जिक्र करते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार से बादल के आ जाने से एक उमंग, जोश, उत्साह, उन्माद पैदा होता है, चारों ओर खुशहाली, आनंद आता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी खुशहाली लौट आ जानी चाहिए और अपने अच्छे दिन आने के विश्वास को जगाए रखना चाहिए। बादल गरजों के माध्यम से ऐसा उन्होंने संदेश दिया। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, उत्साह। देखिए, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा।
जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है बादल का, बादल से बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। शब्द क्या है देखिए, विकल। विकल मीन्स होता है बेचैन, विकल मीन्स बेचैन। उन्मन अनमना, निदाद तपती गर्मी, सकल सारे, जन मनुष्य, अज्ञात अनजान, अनंत आकाश, घन बादल, तप्त तपी हुई धरा धरती। अर्थात यहाँ पर तात्पर्य क्या है, आकाश में छाए बादल देखिए, चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से देखिए आकाश है, नीला आकाश, और नीले आकाश में काले काले घुंघराले बादल कैसे छाए हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी। क्यों व्याकुलता थी? हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन में उचेड़ थी, लोगों के मन में जानने की एक इच्छा थी, लोगों के मन में जानने की एक इच्छा थी,